कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। भाई मिस्टर प्रेसिडेंट की चर्चा हो रही है और प्रेसिडेंट भारत के लगभग जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उन सब पे जो है अपॉइंटमेंट देता है। सिर्फ 2 अपॉइंटमेंट में वो अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है और सारे अपॉइंटमेंट इसमें जितने भी हमें नजर आ रहे हैं, इन सब अपॉइंटमेंट में वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्त करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्त करता है। ठीक, तो अनुच्छेद 124 के थ्रू जो है आपके चीफ जस्टिस को आर्टिकल 280 के तहत आपके वित्त आयोग की और थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति किसी भी अनुच्छेद में नहीं दी गई है, तो थल सेना अध्यक्ष की भी नियुक्त करता है। सिर्फ एक पद आपका बचा, वो है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो स्पीकर कहलाता है और स्पीकर का की नियुक्ति उसी सदन के लोगों द्वारा आपस में से किसी एक व्यक्ति को की जाती है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि सदन के सदस्यों द्वारा की जाती है। क्लियर? तो अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता। बात आर्टिकल 54 की हो रही है, अनुच्छेद 54 की बात हो रही है, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बताया गया है। आपके यहां चुनाव 2 प्रकार के होते हैं, एक है डायरेक्ट इलेक्शन और एक है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में जनता के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जो है जनता के दूसरे प्रतिनिधि का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है और जब भी कभी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है तो वहां का नियम है कि वहां के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, जिसे आप कहते हैं इलेक्टोरल। ठीक, निर्वाचक मंडल बनता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है, जिसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 54 में दी गई है और उसमें 3 लोग शामिल होते हैं। नंबर 1, दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य। यहां सदन का मतलब है आपका पार्लियामेंट का दोनों हाउस, जिसे आप कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य और दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य या विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, कह रहा है हिस्सा नहीं लेते। तो लोकसभा के सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य लेते हैं, सभी विधानसभाओं के सदस्य भी लेते हैं। ठीक, 31वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को भी जोड़ दिया गया। तो विधानसभा के नॉमिनेटेड मेंबर इसमें भाग नहीं लेते। तो आपका राइट आंसर होगा विधानसभा के नॉमिनेट जो है नामांकित सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। क्लियर? अगला सवाल ये रहा आपका, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। तो ज्वाइंट सेशन की बात हो रही है। पहली बात तो ज्वाइंट सेशन बुलाते कब है, जब भी लोकसभा से कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए और राज्यसभा में वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब एक सदन किसी बिल को जो है पास कर दे और दूसरा सदनों से रोक ले, तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से ऐसे किसी भी साधारण विधेयक पर, याद रहे संयुक्त सदन वो सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है और वो जो है संसद के किसी भी सेशन को बुलाने का अधिकार मिस्टर प्रेसिडेंट को है अनुच्छेद 108 के तहत। तो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त सदन बुलाएगा आपका राष्ट्रपति। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं, ये रहा आपका अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो बात हो रही है अनुच्छेद 356 की, आर्टिकल 356 की बात हो रही है। आपके यहां आपातकाल की 3 व्यवस्थाएं हैं, उनमें से एक है 356, जिसमें अगर राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहां पर राज्यपाल की अनुशंसा से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और एक बार में मात्र और मात्र 6 महीने। और इसके लिए जरूरी है कि 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। ठीक, तो ऐसा करके लगातार 3 साल तक किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन चलाया जा सकता है और ऐसा जम्मू कश्मीर में हो चुका है। क्लियर?
तो अगले सवाल पे आते हैं, मैक्सिमम 3 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? बात है आर्टिकल 360 की। अनुच्छेद 360 में बताया गया है कि अगर भारत की वित्तीय स्थिति डिस्टर्ब होती है तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी देश अपनी वित्तीय स्थिति की घोषणा देनी बताता है तो दुनिया में उसे वित्तीय संकट का सामना और कठोर करना होगा, जैसा कि पाकिस्तान को अभी करना पड़ रहा है। तो यहां पर भारत के सामने वित्तीय संकट तो कई बार आए। भारत ने 1966 में वित्तीय संकट झेला, 1991 में वित्तीय संकट झेला और 2008 में भी एक बार आपकी वित्तीय गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। लेकिन एक भी बार भारत में अब तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की जा सकी है, तो कभी नहीं की गई है फाइनेंशियल क्राइसिस की घोषणा। 360 भारत में आज तक कभी भी लागू नहीं हुआ। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हां, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो भाई अभी तक तो कभी घोषणा हुई नहीं, तो इसे कैसे पता करें? तो बात जब आती है 360 की, तो 360 जब लागू होता है तो ऐसी स्थिति में इसकी कोई भी अवधि नहीं होती। कारण कि भाई आपका पैसा चला गया, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 1 महीने में रिकवर हो जाए, 1 साल लग जाए, या बहुत सी स्थिति जिम्बाब्वे जैसी हो अगर तो 2.5-2.5 3-3 साल लग सकते हैं। और स्थिति अगर पाकिस्तान जैसी हो तो कभी नहीं सुधरने वाली स्थिति भी बन सकती है। तो यहां पर कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं, यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लगाई गई है? जब यह सवाल आता है तो मुझे इंदिरा गांधी की याद आती है, क्योंकि उन्होंने न लगाया होता न संविधान में संशोधन होता, और वो एक बार मात्र लगा। क्योंकि मूल संविधान में आपके यहां आपातकाल की अगर बात करें तो आर्टिकल 352 के तहत 2 प्रकार का प्रावधान दिया गया था। एक था युद्ध या आक्रमण, युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में। दूसरा था आंतरिक अशांति। क्या लिखा था? आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति तो कई प्रकार से हो सकती है। ठीक, आंतरिक अशांति 4 लोग बैठ जाएं सड़क पर, हाय तौबा शुरू करे, अशांति हो जाएगी। तो आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक सिर्फ एक बार जो है स्थिति, आपात स्थिति की घोषणा की गई है, और वो 1975 में इंदिरा गांधी ने की है। इसी के बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को ही संविधान से निकाल दिया और वहां लिख दिया आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। मतलब देश की जनता अगर शस्त्र लेके विद्रोह करे तब दूसरा ऑप्शन बनेगा। तो अब भारतीय संविधान में यह आंतरिक अशांति नहीं है, बल्कि क्या हो गया? सशस्त्र विद्रोह, और इस आधार पर सिर्फ एक बार लागू हुई है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? यस, इंदिरा साहनी केस, कार्यक्षेत्र में महिलाओं का अधिकार 1992, यस बिल्कुल सही। एडीएम जबलपुर केस, आपातकाल में नागरिकों के अधिकार, अनुच्छेद 20 और 21 की बात हो रही है। करतार सिंह केस, अल्पसंख्यक अधिकार, और विशाखा केस, केंद्र राज्य संबंध। तो मामला मुझे यहीं पर डिस्टर्ब नजर आता है। जी हां, विशाखा केस का भी संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, और एडीएम जबलपुर आपातकाल नागरिकों के अधिकार, जी नहीं, यही है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो एडीएम जबलपुर का केस इससे संबंधित नहीं है, ये एक लोकल मामला था और इसका संबंध मध्य प्रदेश के नागरिकों से रहा है। इसका राइट आंसर होगा एडीएम जबलपुर केस आपातकाल से नहीं, बल्कि आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संबंध का केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्लियर? अगला सवाल ये रहा आपका, भारतीय संघ में राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो, देखिए, राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था तो ब्रिटेन के सम्राट के जैसी है। भारत के राष्ट्रपति को अगर देखा जाए तो वो 2 प्रकार के जो है प्रमुख के रूप में कार्य करता है। एक तो वो कार्यपालिका का मुखिया है,
एक तो वो कार्यपालिका का मुखिया है और दूसरे वो देश का प्रमुख है। तो ये दोनों पद उसके कैसे हैं? ये दोनों पद औपचारिक हैं, लेकिन जैसे ही सरकार की बात आती है तो कार्यपालिका और देश का मुखिया राष्ट्रपति, लेकिन सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री। तो ये पद ब्रिटेन के राजा या रानी के समान है, जहां पर सिर्फ ये औपचारिक प्रमुख के रूप में भूमिका अदा करते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। संविधान पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इसकी वास्तविकता पे उतरते हैं तो समझ में आता है कि व्यवहार में बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला है। देखिए, राष्ट्रपति के लिए बेसिक स्थिति यह है कि आर्टिकल 53 जब पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन इसी आर्टिकल के जब एक लाइन आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि राष्ट्रपति अपने समस्त कार्यों का संचालन, अपने समस्त शक्तियों का संचालन स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो राष्ट्रपति की संतुष्टि के आधार पर जो है मात्र और मात्र राज्यपाल पद धारण करता है। और बेसिकली वास्तविकता यह है कि व्यवहार की बात है कि राष्ट्रपति नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की इच्छा के आधार पर राज्यपाल पद धारण करता है। लेकिन संवैधानिक प्रावधान कहता है कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा और राष्ट्रपति ही उसे अपने पद से हटाएगा। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? भाई वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63। ठीक, तो संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। लेकिन इसका चुनाव जो है आर्टिकल 63 के अनुसार देखा जाए तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। याद रहे, इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर भाग लेते हैं। क्लियर? तो चलते हैं आपके 12वें सवाल पर। यस, ये रहा, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो भाई महाभियोग, बात है इंपीचमेंट की, तो बात होगी आर्टिकल 61 की। अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, और अगर संसद के दोनों सदनों के द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति को उसी दिन से अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यस, ये था आपका 12वां सवाल। अगले सवाल पे आते हैं। जी हां, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। यह कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आपका आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगर वो राज्यसभा का पदेन सभापति है तो समस्या यहीं पर है कि पहले राज्यसभा को शुरुआत करनी होगी, और अगर संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। तो राज्यसभा अभियोग लगाएगा और संसद पारित करेगी। यस, तो आंसर होगा आपका राज्यसभा। यस, ये रहा आपका जो है 14वां सवाल। जी हां, 14 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? क्लियर? तो इस सवाल में भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के बारे में पूछा गया है। तो हम पहले यह बता दें कि आखिर शासन की प्रणालियां क्या हैं। ठीक, तो शासन की प्रणालियां बेसिकली दो प्रकार की हमें देखने को ज्यादातर मिलती हैं। ठीक, दो प्रकार की प्रणालियां कौन कौन सी हैं? एक है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। कौन सी? अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जो कि अमेरिका में देखी जाती है, और दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली, जो कि ब्रिटेन में देखी जाती है।
तो जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें से बहुत कुछ चीजें हमने ब्रिटेन से कॉपी की और हमने ये संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया है। इसमें नियम यह है और व्यवस्था यह है कि यहां पर वही व्यक्ति कार्यपालिका का अंग हो सकता है जो व्यक्ति संसद का सदस्य हो, इसीलिए इसे कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली। और यह जो है लोकसभा में बहुमत के आधार पर चलने वाली प्रणाली है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में बिल्कुल इससे डिफर होता है, बिल्कुल अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि वहां पर आप देखते हैं कि एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति जो है वो शासन का भी मुखिया है और देश का भी मुखिया है। वहां उसका कार्यकाल फिक्स है कि 4 वर्ष के लिए चुना गया तो 4 वर्ष के लिए चुना ही जाएगा, उसे सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है। और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो है कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संघटक हैं, मतलब संसद का अंग कौन कौन है। तो भारत की संसद ये 3 अंगों से मिलकर के बनी है। इसमें 3 अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपकी लोकसभा, नंबर 2 आपकी राज्यसभा और नंबर 3 आपकी जो है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। क्लियर। तो राष्ट्रपति भी आपके संसद का अंग होता है। तो यहां पर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मतलब 1, 2 और 3, ये तीनों विकल्प सही होगा। क्लियर। ये रहा आपका अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? 4 विकल्प है, इनमें से गलत ढूंढना है आपको। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल ये गलत बात है। यहां पर आयु है 25 वर्ष। आपके यहां 2 प्रकार के सदन हैं, एक है उच्च सदन और दूसरा है निम्न सदन। क्लियर। तो याद रहे, उच्च सदन में 30 वर्ष, निम्न सदन में 25 वर्ष, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, दोनों। और सभी प्रमुखों की आयु 35 वर्ष, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो उपराष्ट्रपति हो चाहे वो राज्यपाल हो। क्लियर। ग्राम पंचायतों में चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष। जी हां, ये बिल्कुल सही है। तो आपका गलत आंसर होगा सी आंसर यहां पर गलत है, वही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। यस, ये रहा आपका 18वां सवाल। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति क्या है? क्या करता है सीएजी? सीएजी भारत की संचित निधि से होने वाले सभी प्रकार के व्ययों की समीक्षा करता है। तो आपका सीएजी आर्टिकल 148 के तहत अपॉइंट होता है, राष्ट्रपति उसे अपॉइंट करता है। और संसद की सभी समितियों में 2 समितियां ऐसी हैं जो इसके लेखा का जो है समीक्षा करती हैं। एक जो वो संचित निधि के बारे में ऑडिट करता है और लेखा देता है, उससे लोक लेखा समिति, और जो लोक उपक्रमों के बारे में लेखा देता है उसके लिए लोक उपक्रम समिति बनाई गई है। तो सीएजी के लेखा की समीक्षा जो है लोक लेखा समिति करती है। इस लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यह भारत की सबसे पुरानी समिति है। यह भारत में 1921 में बनाई गई थी। क्लियर, पहली बार। यस, ये रहा आपका 19वां सवाल। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ठीक, लोक उपक्रम समिति, प्रावधान समिति, लोक उपक्रम समिति। ठीक, ये 2 बार आ गई है। ठीक, यहां पर एक जगह आप पब्लिक अंडरटेकिंग, एंटरप्राइजेस समिति अंडरटेकिंग की बात हो रही है, लोक उपक्रम, और लोक उपक्रम यहां पर 2 बार प्रिंट हुआ है। तो कुछ तो मिस्टेक इसमें है, और वो मिस्टेक क्या है ये हम आपको बताते हैं। यहां पर लोक लेखा समिति होनी चाहिए, उपक्रम की जगह पर आपको यहां पर कर लेना है लोक लेखा। इसे हटाइए और इसकी जगह पर आप लोग लोक लेखा समिति कर लीजिए। क्लियर, ये आपका राइट आंसर होगा। तो लोक लेखा भी उससे जुड़ी है और लोक उपक्रम भी जुड़ी है। ठीक,
अब दूसरी समिति इसमें एक आ गई, प्रावधान समिति। ठीक, तो वो प्रावधान समिति नहीं है बल्कि वो प्राकलन समिति है। तो ये पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप हो गया है। लोक लेखा समिति, यहां पर आपकी प्राकलन समिति होगी। क्या होगी? प्राकलन समिति। तो तीन के तीनों समितियां ये क्या संबंधित हैं? ये तीन के तीनों समितियां वित्त से संबंधित हैं। लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीन के तीनों समितियां भारत के वित्त व्यवस्था से संबंधित हैं। लोक लेखा समिति, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 और 7 का आंकड़ा चलता है। प्राकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो सभी के सभी लोकसभा से होते हैं, लोकसभा की सबसे बड़ी समिति है। लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, ये 15 और 7 के आंकड़े में। ये संचित निधि के किए गए व्ययों की समीक्षा करते हैं। प्राकलन समिति सरकार को सुझाव देती है कि आपको कहां मितव्ययिता बरतनी है, और लोक उपक्रमों के द्वारा तैयार किए गए लेखा की समीक्षा करती है। आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो भाई राज्यसभा तो एक अस्थायी सदन है और वह चक्रीय क्रम में चलता है। कैसा चलता है वो? राज्यसभा बेसिकली एक चक्रीय क्रम में चलता है, 2 साल 2 साल और 2 साल। तो ये 6 वर्षों के सक्रिय क्रम में चलता है। तो 6 वर्षों का चक्रीय क्रम क्या होता है कि यहां पर 6 वर्ष कार्यकाल होगा किसका? राज्यसभा के सदस्यों का। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस